आज का हमारा लेक्चर पुराने लेक्चर की कंटिन्यूटी पर मबनी है जो कि था हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन इन सिंपल पेंडुलम यूजिंग स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। यानी कि एक सिंपल पेंडुलम के अंदर हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी करना है और उसमें एक चीज़ का जो ध्यान रखना है वो ये है कि आपके पास उसमें जो अप्रोक्सीमेशन हम ले रहे हैं वो हमारे पास स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन है। जबकि लास्ट लेक्चर में हमने ये जाना था कि सिंपल पेंडुलम हमारे पास क्या होता है कि आपके पास एक फिक्स पोर्ट हो, उस फिक्स पोर्ट के साथ आपके पास एक स्ट्रिंग अटैच हो, उसके साथ आप मैश जोड़ दें और उस मैश को एक पोजीशन से डिस्टर्ब करके छोड़ दें तो वो क्या करता है, वो इधर आता है, फिर इधर से इधर जाता है, फिर वापस इधर आता है और फिर इधर जाता है। तो इसकी जो मोशन होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए दो कंडीशंस होती हैं, जिसमें एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट, और वो इस माइनस साइन से वाज़ेह होती है। इसी तरह आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए एक सिंपल पेंडुलम में जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन के, लेकिन आपके पास जो उसकी डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल ऑपोजिट होगी डिस्प्लेसमेंट के। यानी कि अगर रिस्टोरिंग फोर्स राइट साइड पर है तो डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स लेफ्ट होगी। फिर हमने क्या किया था कि आपके पास इसमें जो है वो हमने सिंपल पेंडुलम के अंदर हमने क्या किया था कि जो वेट था उसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया था और जो वाई डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रही थी वो कैलकुलेट की थी। आज हम क्या करेंगे कि आपके पास जो एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी एक सिंपल पेंडुलम के ऊपर उसको कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इस मैश के ऊपर जो फोर्स लग रही है इस पॉइंट पर वो आपके पास एक टेंशन की फोर्स है जो कि खिंचाव की वजह से होती है स्ट्रिंग में, और आपके पास इसका जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो इस वेट को हमने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया था जिसमें एक हमारे पास डब्ल्यू वाई कंपोनेंट था और एक डब्ल्यू एक्स। उसमें हमने डब्ल्यू जो वाई था वो कैलकुलेट कर लिया था, अब हम डब्ल्यू एक्स को कैलकुलेट करेंगे। तो मैश के ऊपर जो लगने वाली फोर्सेज हैं उसकी भी डायग्राम मैं यहाँ पर आपके सामने अब ले आया हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले आपके पास फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन, यानी कि एक्स डायरेक्शन में क्या फोर्सेज लग रही हैं आपके पास इस मैश के ऊपर। तो इसको मैं लिख लेता हूँ कि फोर्सेज इन आपके पास आ गया एक्स डायरेक्शन। अब आपको ये पता है कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो ये क्या कहता है कि आपके पास जो सम ऑफ ऑल फोर्सेज होती हैं हमारे पास एक डायरेक्शन के अंदर वो बराबर होता है उस ऑब्जेक्ट का मैश जिस पर फोर्स लग रही होती है और उसमें कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है। तो मैं लिख लूँगा यहाँ पर सम ऑफ ऑल फोर्सेज, यानी कि ये इसका मतलब ये सम होता है किस चीज़ का, फोर्सेज का, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, जो कि इक्वल होगा हमारे पास मैस और आपके पास कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है एक्स डायरेक्शन में। जबकि एक्सेलरेशन हम किसे कहते हैं, वेलोसिटी का चेंज टाइम के लिहाज से, जिसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि क्या है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। अब आपके पास यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज़ है अब हम ये करेंगे, ये हमारे पास ट्राइंगल है ना बन रही है की वाली, इसमें आपके पास वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, वेट का जो वाई कंपोनेंट है वो इस तरफ है और एक्स कंपोनेंट इस तरफ है। तो हम क्या करेंगे कि आपके पास इस ट्राइंगल के लिहाज से ये हमारी बेस है जो कि इधर दिखाई हुई है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो आपके पास ये परपेंडिकुलर जो है ना हमारे पास जो कि डब्ल्यू एक्स है यानी कि वेट का एक्स कंपोनेंट, वो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम साइन थीटा का इस्तेमाल करेंगे। जबकि साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, वो आपके पास एक ट्राइंगल के लिए होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पर जो ट्राइंगल है ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो आपके पास परपेंडिकुलर लिखूंगा मैं, और डिवीजन में हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हम परपेंडिकुलर की जगह वैल्यू पुट करेंगे। तो परपेंडिकुलर हमारे पास वेट का कंपोनेंट नेक्स्ट डायरेक्शन आ जाएगा जिसको मैं डब्ल्यू एक्स कह रहा हूँ लेट से, और आपके पास जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है, वो आपके पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट का वेट है। जबकि वेट क्या होता है, वो फोर्स जिसके साथ ज़मीन एक ऑब्जेक्ट को क्या करती है, अपनी जानिब खींचती है। तो अब आपके पास ये W उधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इसका मतलब है कि आपके पास जो वेट इन एक्स डायरेक्शन या फोर्स लग रही होगी आपके पास, या वेट का जो कंट्रीब्यूशन है एक्स डायरेक्शन के अंदर वो क्या है, वो W साइन थीटा है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। लेकिन अब यहाँ पर आपने एक चीज़ का एहतियात करनी है। अब वो एहतियात क्या है वो मैं बताता हूँ। तो डब्ल्यू साइन थीटा आ गया यहाँ पर सबसे पहले, और अब आपके पास यहाँ पर जो डब्ल्यू होता है जो कि वेट होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, एम जी के। तो मैं लिख लूँगा एम जी और साथ आ जाएगा साइन ऑफ थीटा। अब जो एहतियात है वो ये है कि आपको ये बताया था मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर कि आपके पास हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम अपना इस तरह से चूज़ किया था, यानी कि ये जो हमारे पास था ये वाई एक्सिस था और ये वाली जो लाइन थी हमारे पास एक्स एक्सिस थी। तो आपके पास जो डब्ल्यू एक्स है यानी कि आपके पास वेट इन एक्स डायरेक्शन है, जैसे कि इस तस्वीर में वो किस तरफ एक्ट कर रहा है, लेफ्ट साइड पे। तो लेफ्ट साइड की जो डायरेक्शन होगी उसके लिए जो फोर्स लग रही है वो हम क्या लेंगे, वो फिर नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर आपके पास डब्ल्यू एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस डब्ल्यू साइन थीटा के, जो कि मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। और यही साइन आपके पास असल में इस एक्सप्रेशन के अंदर ऊपर भी अपेयर होगा, जो कि मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। तो आपके पास इसके डब्ल्यू एक्स के साथ एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब आपके पास
ये जब w उधर गया था तो ये w साइन थीटा हुआ था, तो नेगेटिव साइन असल में जो माइनस डब्ल्यू एक्स के साथ था वो मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो इसका साइन पॉजिटिव हो गया, तो ओवरऑल ये वेट आ गया। अब ये जो वेट है ये एक्चुअली क्या है, ये तो एक फोर्स है, तो इसका मतलब है जो फोर्स एक्स डायरेक्शन में लग रही है वो क्या है आपके पास, जिसको मैं चलें कह रहे तो एक ही फोर्स लग रही है, क्योंकि दाएं जाने तो इस मैस के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन है वो हमारे पास किसके इक्वल है, माइनस एम जी साइन थीटा के, जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो आपके पास ये आ गया, और उसके बाद आपके पास यहाँ पर ये फोर्स इन एक्स डायरेक्शन है जिसको हम फोर्स एफ भी कह सकते हैं टोटल। तो एफ एक्स को मैं कह लेता हूँ कि ये आपके पास किसके इक्वल है, ये एफ के इक्वल है, और ये एफ किसके इक्वल है आपके पास यहाँ पर माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन है हमारे पास, ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि वेट इज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, जबकि मीन पोजीशन क्या होती है, अगर एक सिंपल पेंडुलम हम देखें फॉर एग्जांपल ये वाला, तो ये जो अनडिस्टर्ब पोजीशन होती है एक सिंपल पेंडुलम की, इसको हम मीन पोजीशन कहते हैं। तो आपने मैस को इस पोजीशन से इधर लेकर गए थे ना, तो जब ये छोड़ा तो ये किस तरफ आएगा, बाएं जाने आएगा ना, तो ये किस तरफ है, ये बाएं जाने, ये कौन सी पोजीशन है, ये मीन पोजीशन। अब यहाँ पर ये जो एक्स डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स है जो कि माइनस एम जी साइन थीटा है, असल में यही वो फोर्स है जो कि वजह बनेगी आपके पास इस जो हमारे पास सिंपल पेंडुलम है इसको मीन पोजीशन की तरफ लाने के लिए। इसका मतलब है कि इस फोर्स का जो रोल है वो हमारे पास कौन सा रोल है, रिस्टोरिंग फोर्स का रोल प्ले कर रही है, जो कि ऑब्जेक्ट को अपनी मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ रिस्टोर करवाने की कोशिश करती है। चाहे आप दाएं जानिब लेकर जाकर इसको छोड़ें या बाएं जानिब लेकर जाकर छोड़ें, ये मैस आएगा किस तरफ, अपनी मीन पोजीशन की ही तरफ। क्यों आएगा, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स दोनों सिनेरियोज में इसी तरफ एक्ट कर रही होगी, मीन पोजीशन की तरफ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आपके पास इस सिंपल पेंडुलम के अंदर आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए ज़रूरी है कि अब हम क्या करें कि आपके पास हमें देखने को मिला कि आपके पास जब एंगल बहुत छोटा होता है ना, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन क्या है कि व्हेन एंगल थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो आपके पास जो सिंपल पेंडुलम होता है वो हमारे पास क्या करता है कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करता है, जिसको हम टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं एक पॉइंट के अबाउट। तो इस स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन के अंदर आपके पास होता यह है कि आपके पास वो स्मॉल एंगल का फिर सवाल ये है कि स्मॉल एंगल कितना होना चाहिए। तो थीटा की वैल्यू है ना वो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास यानी कि लगभग आपके पास इक्वल होनी चाहिए 10 डिग्री के, जिसको मैं लिख रहा हूँ, या फिर इसको हम 0.2 रेडियन भी कहते हैं। और डिग्री से रेडियन में जाने का तरीक़ेकार ये होता है कि आप पाई बाय 180 से इसको क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। जैसे इस एनिमेशन में ना आपके पास एक फिक्स पोर्ट के साथ एक स्ट्रिंग बांधी है, उसके साथ मैस अटैच है, तो अभी इसका कोई एंगल नहीं है। अब इसी पोजीशन के लिहाज से इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा, तो आप देखिएगा ऊपर, आप इधर देखिएगा, इधर रीडिंग होती है ना, वो रीडिंग देखिएगा एंगल की। तो जब तक एंगल आपके पास तकरीबन 10 डिग्री तक है, तो ये जो मोशन परफॉर्म कर रहा होगा ये हमारे पास क्या होगा, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। और यहाँ पर जो एनिमेशन मैंने लिया है कहाँ से लिया, fet.colorado.edu की वेबसाइट से। तो इस स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन के अंदर होता क्या है कि आपके पास जो साइन ऑफ थीटा है ना वो आप अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ले सकते हैं किसके, थीटा के, यानी कि छोटे एंगल की वैल्यूज़ के लिए जो साइन थीटा की वैल्यू है वो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है किसके, थीटा की जो अपनी वैल्यू है। अब आपके जहन में होगा अगर मैं साइन 10 पुट करता हूँ तो आंसर 10 तो नहीं आएगा फॉर एग्जांपल, या फिर साइन 9 पुट करता हूँ तो साइन 9 के करीब, 9 एंगल के करीब तो नहीं आएगा। असल में इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड ये करना है कि आपने ये टेबल एक मैं आपके सामने ले आया हूँ, आपने जो डिग्रीज में एंगल्स हैं उनको कन्वर्ट करना है किस में, रेडियंस में। और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 60 डिग्री का एंगल हो, लेट से समझाने के लिए, तो आपके पास 60 डिग्री का अगर एंगल हो उसको अपने रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो आप पाई बाय 3 से क्या, पाई बाय 180 से सॉरी क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, जो कि यहाँ पे मैंने कर दिया पाई बाय 180 से। तो उसके बाद आपके पास ये जो डिग्री वाला एंगल है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपके पास रेडियन में। तो आपके पास 61 जा होता है 60 और 63 जा होता है आपके पास 180। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, पाई बाय 3 रेडियन, जबकि पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। तो अब आपके पास पाई बाय ये 3 आ गया। इसी तरह आपके पास जब आपके पास ये डिग्रीज में एंगल है, आपने इनको क्या करना है, कन्वर्ट करना है रेडियंस में। और रेडियंस में कन्वर्ट करने के बाद आपने, जैसे अगर मैं जीरो के लिए करूं तो जीरो पर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में साइन जीरो करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, वो आपके पास जीरो ही आ जाएगा। तो चाहे डिग्री में हो चाहे रेडियन में हो आपके पास वो या साइन थीटा का जो आंसर है वो क्या आएगा, वो जीरो ही आएगा। लेकिन अगर 1 डिग्री हो तो 1 डिग्री का अगर मैं साइन लूँ फॉर एग्जाम्पल, तो आपके पास मैं 1 लिखूंगा यहाँ पर क्लियर कर, मैं यहाँ पे क्लियर किया, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री पे गया, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री पे गया, साइन लिया, तो इसका आंसर क्या आ रहा है 0.0174, जिसको राउंड ऑफ करके यहाँ पे सिर्फ 2 डेसिमल तक या 3 डेसिमल तक लिखा हुआ है 0.017। अब इसी 1 डिग्री को अगर मैं रेडियन में मल्टीप्लाई करूँ कन्वर्ट, तो 1 डिग्री को अगर आपने रेडियन में लेके जाना है तो आपको 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई से। तो मैं यहाँ पे
क्लियर करता हूँ, सबसे पहले इसको क्लियर किया, फिर पाई लिखा और पाई को हम डिवाइड कर देते हैं आपके पास 180 से, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, वो वही आ गया जो यहाँ पर लिखा हुआ है 0.0174, जो कि राउंड ऑफ करके उन्होंने 0.017 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये राउंड ऑफ वैल्यूज़ हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेशन आपके पास ट्रू है जब आपने एंगल्स को किस में कन्वर्ट किया हुआ है, इन रेडियंस। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास फोर्स निकल कर आई थी, जो कि एफ थी, जो कि एक्स डायरेक्शन में लग रही थी, और ये रिस्टोरिंग फोर्स भी है, किसके इक्वल आ गई, -mg साइन थीटा के। तो आपके पास साइन थीटा क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू किसके है, थीटा के। तो हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी वो फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि वो आपके पास आएगी एफ इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -mg और साथ आ जाएगा थीटा, जो कि मैं यहाँ पे mg और साथ क्या आ गई है, एंगल थीटा। अब ये जो थीटा है स्मॉल है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास वो जो मैस जो कि एक सिंपल पेंडुलम में अटैच है, फॉर एग्जांपल इस सिनेरियो में, उसको फिर आप इक्विलिब्रियम पोजीशन से ज़्यादा दूर डिस्टर्ब नहीं कर रहे होंगे। जब ज़्यादा दूर डिस्टर्ब नहीं कर रहे होंगे तो आपके पास मीन पोजीशन और इस एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान जो फासला होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, जैसे कि इस तरह से। तो अब अगर आपके पास ये इस तरह से फासला हो और स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो आपके पास इस तरह से है, तो मैं चलें इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, और आपके पास इस पॉइंट से लेकर अगर मैस इधर पड़ा है फॉर एग्जांपल, तो आपके पास ये बनेगा, जबकि ये जो एंगल है आपके पास ये क्या है, ये थीटा है। तो अब आपके पास यहाँ पर ये थीटा है, जो स्ट्रिंग की लेंथ है उसको हम एल कह रहे हैं, जबकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला जो कि स्ट्रेट लाइन हम मान रहे हैं वो क्या होगा, फिर उसको हम एक्स कह रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो स्मॉल एंगल के लिए थीटा की वैल्यू है वो फिर हम इस ट्राइंगल से कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो आपके पास क्या आ जाएगी कि आपके पास, तो अगर ये लेंथ एल थी तो स्ट्रिंग की ये भी तो लेंथ एल ही होगी ना। तो अब आपके पास यहाँ पर थीटा, या अगर मैं फॉर एग्जांपल साइन थीटा की बात करूँ, तो साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, वो परपेंडिकुलर और क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो मैं साइन थीटा लिख रहा हूँ यहाँ पे समझाने के तौर पे, और वो इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास किसके, परपेंडिकुलर ट्राइंगल में हमारे पास क्या है, वो एक्स है क्योंकि ये बेस है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, एल है। तो आपके पास ये आ गया। चूंकि साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा है, तो आपके पास थीटा फिर किसके इक्वल आ जाएगा, वो आपके पास इक्वल टू आ जाएगा एक्स ओवर एल के। तो आपके पास हमारे पास ये जो एंगल है, अब वो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन और स्ट्रिंग की लेंथ में कैलकुलेट हो चुका है। तो अब आपके पास यहाँ पर हम थीटा की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो अब आपके पास एफ इज इक्वल टू आ जाएगा -mg, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा थीटा की जगह एक्चुअली आ जाएगा एक्स ओवर एल, जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब इसमें अगर आप गौर से देखें, ये जो एफ है ये एफ एक्स के इक्वल थी, यानी कि फोर्स इन एक्स डायरेक्शन के भी। तो आपके पास ये फोर्स हमारे पास क्या है, ये रिस्टोरिंग फोर्स है, जो कि एक मैस को मजबूर कर रही है कि वो क्या करे, वो कि अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ क्या करे, वो रिटर्न करे। तो अब आपके पास ये जो फोर्स होती है, आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लग रही होती है और वो आपके पास एक्सेलरेट कर रहा हो, तो जो फोर्स होती है वो हमारे पास किसके बराबर होती है, मैस टाइम एक्सेलरेशन के, न्यूटन का सेकंड जो लॉ था उसके मुताबिक। तो अब हम क्या कर सकते हैं, आपके पास यहाँ पर एफ की जगह हम एम ए पुट करेंगे, तो आपके पास एम ए इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर -mg, और आपके पास आ जाएगा mg x ओवर आपके पास क्या आ जाएगा एल। और अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो ये जो m है ये m से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास जो फाइनल एक्सप्रेशन है हमारे पास वो रह जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, जो कि वेलोसिटी का चेंज होता है टाइम के लिहाज से, वो बराबर आ जाएगी माइनस उसके बाद g, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो कि फिक्स वैल्यू होती है जिसकी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि एल स्ट्रिंग की लेंथ, और साथ क्या आ जाएगा x। अब यहाँ पर ये जो g और l है ये एक्चुअली आपके पास क्या है, ये तो एक कांस्टेंट है ना, g की वैल्यू भी फिक्स होगी और एक सिंपल पेंडुलम के लिए लेंथ की वैल्यू भी क्या होगी, फिक्स होगी। तो इस कांस्टेंट और इक्वालिटी को जब हम ख़त्म करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, प्रोपोर्शनैलिटी। जैसे प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करना हो तो इक्वल टू लगाते हैं और साथ क्या आ जाता है, एक कांस्टेंट। तो यहाँ पर इक्वालिटी और आपके पास कांस्टेंट को ख़त्म करने के लिए साइन क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रोपोर्शनैलिटी का। तो जो एक्सेलरेशन है आपके पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी किसके, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, जबकि डायरेक्शन उसकी क्या है, वो ऑपोजिट है, और वो इस माइनस साइन से वाज़ह हो रही है। इसी तरह इस सिनेरियो में आपके पास जो फोर्स वाला केस है, इसमें भी आपके पास इसी तरह से है कि आपके पास इस एक्सप्रेशन को आप थोड़ा सा यूँ लिख सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं यहाँ पर एफ इज इक्वल टू माइनस, और बाद उसमें बाद आ जाएगा एम जी, ये सारे क्या हैं, ये कॉन्स्टेंट्स है ना आपके पास, एम जी ओवर एल, और साथ क्या आ जाएगा यहाँ पर एक्स। तो आपके पास कांस्टेंट और इक्वालिटी को जब आप ख़त्म करेंगे तो क्या आ जाएगी, प्रोपोर्शनैलिटी। तो आपके पास एफ जो कि फोर्स है वो प्रोपोर्शनल आ जाएगी
किसके x जो कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन है, जबकि माइनस साइन ये वाज़ह कर रहा है कि उस फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन से बिल्कुल ऑपोजिट है। तो ये जो दोनों कंडीशंस हैं ये हमारे पास क्या है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कंडीशंस हैं जो कि हमने स्टार्ट में लेक्चर के पढ़ी थी कि आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, टू एंड फ्रो मोशन होती है जिसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट से, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट होती है और यही चीज़ हमारे पास वाज़ह होकर आई। तो आज हमने क्या किया कि आपके पास स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन का इस्तेमाल करते हुए ये बताया कि सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है वो हमारे पास एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे कि आपके पास जो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी है इनके लिए वो सिंपल पेंडुलम के लिए वो ड्राइव करेंगे। तो आज हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन इन सिंपल पेंडुलम यूजिंग स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन के बारे में पढ़ा।